बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बरह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें अहम फैसले लिए गए। दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात पर नज़रसानी नहीं करता, इन्हें वापस नहीं लेता, तब तक भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते और ना ही तिजारत मुमकिन है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता कल ECC ने फैसला किया था कि भारत से चीनी और कॉटन की दरामद की इजाज़त दी गई थी और 5 लाख मेट्रिक टन चीनी और कॉटन कहा गया था जून 2021 तक दरामद की जा सकती है। आज इस हवाले से तफसीलात बताते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने काबीना के अहम फैसलों पर ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया कि काबीना में फैसला किया है कि भारत से इन चीज़ों की जो दरामद का ECC का फैसला है वो काबीना ने रद्द कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ECC के जो फैसले होते हैं वो रिकमेंडेशंस होती हैं और हतमी फैसला साजी काबीना के फोरम पर होती है। लिहाजा अब भारत से ना चीनी दरामद की जाएगी ना कपास। और साथ में ये भी कहा गया कि बिलाशुबा पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, बेहतरी की तौर पे आगे बढ़ें, लेकिन कश्मीर के सवाल पे या कश्मीर के एक्सपेंस पे ऐसा नहीं हो सकता। एक तो ये अहम फैसला सामने आया है क्योंकि आज हेडलाइंस लगी हुई थी कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। दूसरा, ब्रॉड शीट जो कमीशन रिपोर्ट है, वफाकी काबीना ने फैसला किया कि इसको भी पब्लिक किया जाए। इनकी शफात से भरपूर रिपोर्ट सामने आई है। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने ये रिपोर्ट मुरतब की और इसमें जो पैसे पाकिस्तान के और अवाम के पैसे दिए गए उस हवाले से, जो वैसे तो तवील रिपोर्ट है लेकिन अहम बात सामने आई, मरकजी मुल्ज़िमान की निशानदही की गई और वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इन मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। नाम भी उनकी जानिब से सामने आए। जो अब्दुल बासित साहब पाकिस्तान के उस वक़्त हाई कमिश्नर रह चुके हैं बरतानिया में, उनका नाम सामने आए। अहमद बिलाल सूफी साहब साबिक निगरान वज़ीर कानून रह चुके हैं। शाहिद अली बेग साहब जो उस वक़्त लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में ऑडिट और अकाउंट्स में थे। इसके अलावा शेख गुलाम रसूल साहब जो उस वक़्त वजारत कानून से मुंसलिक थे, और तारिक फवाद मलिक साहब जिन्होंने ये मुआहिदा किया था। ये फैसला अब सामने आया है और साथ में एक इंटरेस्टिंग नोट भी सामने आया है जो बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है। शेख अजमत साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में मरगला के दामन में रिपोर्ट उन्होंने कुछ हिस्सा उसका तहरीर किया और रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भपकियां इन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल अदम तावन रखा और जब उनकी हर मुमकिन कोशिश थी कि रिकॉर्ड छुपाया भी जाए और गुमाया भी जाए, और जैसे ही कमीशन ने काम शुरू किया तो वो ब्यूरोक्रेसी ने खुद को खौल में बंद कर लिया। पहले हाफ में जरा इन दो अहम मौजूआत में गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूआत है और हमारे साथ दो इंतहाई सीनियर तजियागार पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सहाफ़ी मौजूद हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं बाज़ाब्ता तौर पर वेलकम करता हूँ। इरशाद आरिफ साहब, आपकी इजाज़त से शामी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये बताइएगा सर, कल ECC ने फैसला किया था कि भारत से चीनी और कपास जो है उसकी दरामद होगी, लेकिन आज वफाकी काबीना ने उस फैसले को रद्द कर दिया है और कहा है कि जब तक से 5 अगस्त 2019 की पोजीशन जो गैर कानूनी भारत ने इकदाम उठाया उसको नजरसानी नहीं की जाती, भारत से तिजारत जो है जो मुअत्तल थी उसके बाद से उसको बहाल नहीं किया जा सकता। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, जब ये फैसला हुआ और खुद हमाद अजहर साहब ने ये बात कही कि ये मुश्किल फैसला था जो हमने किया है और बाद औक़ात कौमी मुफाद में अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़ते हैं जी। तो फैसला करने वालों को ये मालूम था कि ये अनपॉपुलर फैसला है और ये उनके माजी के जो बयानात हैं और माजी के उनके जो मुतालबात हैं उनकी नफी करता है। और PTI और इमरान खान साहब और उनके दूसरे कोलीग जो हैं वो इस बात पर तनकीद करते रहे हैं दूसरी हुकूमतों पर, और वो इंडिया के साथ वो बड़े सॉफ्ट हैं, ये उनका कहना था जी। तो अब जब उन्होंने तजारत खोलने का फैसला किया तो जाहिर है कि PTI के अंदर भी इस पर रद्द अमल पैदा हुआ और बाहर भी रद्द अमल पैदा हुआ। अब दिलचस्प बात यह है
कि ये समरी वजारत तजारत से आई होगी जी। और वजारत तजारत जो है उसके तो वजीर आजम खुद है, बाकी तो एडवाइजर है ना रज़ाक दाऊद साहब। तो जी। तो बहरहाल ये नहीं, इसका मतलब ये है तो इब्तदाई तौर पर तो ये बात सोची गई कि भारत से तजारत जो है उसका आगाज कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में नजरसानी कर ली गई। तो यह एक, मैं इस लिहाज से इसको एक बेहतर बात समझता हूँ कि कम से कम एक क्लैरिटी आ गई है और वाज़े तौर पर हुकूमत ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि जब तक भारत जो है 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा मकबूजा कश्मीर पे, उस वक्त तक उससे मामूल के ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकेंगे। ये एक असूली फैसला कर लिया गया है और अगर हम इस पर हम जम के खड़े रहें तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर बात होगी। क्लैरिटी तो आई है ना, क्लैरिटी आई है तो ठीक। शामी साहब, आपने क्लैरिटी की बात की, मैं ब्रॉडशीट में भी आपका जवाब लूंगा। मैं चाहूंगा इरशाद आरिफ साहब, यही सवाल आपके सामने भी रखता हूं, आपकी क्या राय है जो चीनी और कॉटन के हवाले से, जो जैसे शामी साहब कह रहे हैं कि क्लैरिटी आ गई और एक असूली फैसला है, और कुछ इस हवाले से क्योंकि सियासी तनकीद भी हो रही थी और साफियाना हल्कों में बात की जा रही थी कि भारत के साथ तो तजारती ताल्लुकात मुअत्तल हो गए थे, फिर ये क्यों कर शुरू किए गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो अपनी पोजीशन पर डटे हुए हैं 5 अगस्त 2019 में जो उन्होंने इख्तियार की थी। इरशाद आरिफ साहब क्या कहेंगे सर आप? देखिए, हमारा मुहावरा जुबान का ये था कि बोलने से पहले बोलना चाहिए, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत का अजीब मामला है कि ये बोलने के बाद तोलना शुरू करते हैं कि हमारी बात का क्या वजन है और क्या बात होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए थी। शामी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अब वो क्लैरिटी आई है, लेकिन ये क्लैरिटी क्या 2 साल के अरसे में हुकूमत के जहन में, हुक्मरानों के जहन में नहीं थी कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, कश्मीरी अवाम क्या चाहते हैं और आपने मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया हुआ है। क्या 2 साल में कौन से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए जिसकी वजह से आपने अचानक तिजारत का फैसला किया और ख़ुद ये माना भी कि ये मुश्किल फैसला है, पॉपुलर फैसला नहीं है, और एक दिन के बाद फिर आपने वापस भी ले लिया। अगर यही चीज़ पहले कैबिनेट में रखी जाती, जनाब हम्माद अज़हर साहब ईसीसी का फैसला करने के बावजूद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इसको एक दिन के लिए खामोश हो जाते और वफाकी कैबिनेट में मजीद बहस कर ली जाती, तो क्या मुनासिब नहीं था? ठीक। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये इरशाद साहब कथा कलाम के लिए माजरत, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, इरशाद साहब मैं कहता है, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आज तमाम अखबारात में, चूंकि आप और शामी साहब दोनों ज़ाहिर बात है एडिटर्स हैं, अखबारात में खबर लगी थी कि फैसला हो गया। उन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग काबीना की सतह पे होती है, ईसीसी तो की जो मंजूरियां वो रिकमेंडेशंस की उनकी हैसियत होती है। नहीं, फैसला नहीं हुआ था तो हम्माद अज़हर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए थे? वो फैसले का ऐलान फरमा रहे थे। ये तो एक बाद में सोचा गया ना, ये एक नया नैरेटिव दिया गया है। कल अगर फैसला नहीं हुआ था, ये महज तजवीज़ थी, तो जनाब हम्माद अज़हर साहब को प्रेस के सामने आने की, ये कहने की कि ये एक मुश्किल फैसला था, ये एक अनपॉपुलर फैसला है, कल जरूरत क्या पड़ गई थी? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो बातें फवाद चौधरी साहब आज कर रहे थे, ये आज ही होनी चाहिए थी। आज हम्माद अज़हर साहब को आके ये फैसला सुनाना चाहिए था कि की तजवीज़ ये थी, वफाकी हुकूमत ने हमारी तजवीज़ मंजूर नहीं की। वैसे भी 2 साल में, पौने 2 साल में जनाब इमरान खान साहब जिस तरह मोदी को हिटलर कहते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे, और बहुत सारे और बातें जब उन्होंने की हैं, तो ये फैसला हो भी जाता तो तब भी ऐलान वज़ीर आज़म को आके खुद करना चाहिए था और उस वजूहात बयान करनी चाहिए थी कि हम ये फैसला क्यों कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है इसके नतीजे में। अब जो हुआ है उसके नतीजे में जो अवाम के अंदर तासुर गया है और मुखालिफिन इसको आगे बढ़ाएंगे कि अमेरिका के दबाव में, सऊदी अरब के दबाव में, यूएई के दबाव में, इंडिया के दबाव में आकर हुकूमत ने एक अनपॉपुलर फैसला किया, लेकिन जब अवाम का दबाव आया, अपने कारकुनों का दबाव आया, कैबिनेट का दबाव आया, तो फैसले से मुनहरिफ हो गए और यू टर्न ले लिया। तो ये कोई अच्छा सर्टिफिकेट हुकूमत के लिए नहीं है। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए तो कम से कम तय कर लें कि जो भी किसी कैबिनेट कमेटी में किसी जगह पे कोई तजवीज़ से बहस होती है,
उसको अफशा उस वक्त तक ना किया जाए जब तक काबीना में सैर हासिल बहस ना हो जाए। बहस के बाद उस पर हतमी फैसला ना हो जाए, और जब हतमी फैसला हो जाए तो फिर हुकूमत को इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए अपने ठीक फैसलों पर। ये मजाक नहीं होना चाहिए कि रोज एक फैसला करें और दूसरे दिन वापस ले लें। ठीक है। अब शामी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये ब्रॉडशीट स्कैंडल के हवाले से एक कमीशन बना था, शेख अजमत साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो रिपोर्ट सामने आ गई है और कुछ किरदारों को भी की निशानदही की गई है, उस पर भी आपको कमेंट चाहूंगा। और साथ में उन्होंने कहा है ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने बड़ा अदम ताउन किया, तो इस हवाले से भी कमेंट दीजिएगा। फिर जरा इस्लामाबाद कुछ मरगला की पहाड़ियों के दामन में बैठ के भी उन्होंने मरगला के दामन में बैठ के भी कुछ लिखे थे और उनका गीदड़ों की मौजूदगी का भी एहसास था, लेकिन किसी की गीदड़ भपकियों में नहीं आए। क्या कहेंगे शामी साहब, ये ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट अब तो मंजरेआम पर आ गई ना? देखें, ये जो रिपोर्ट कमीशन की आई है, क्योंकि मैंने इसको तफसील से अभी तक नहीं पढ़ा जी, और इसकी जो चीज़ा नुकात देखे हैं और जो खबरें आई हैं उनको देखा है, और अभी ये मुताला जो है पूरी रिपोर्ट का नहीं किया, ताकि मालूम हो सके कि जज साहब जो हैं वो किस नतीजे पे पहुंचे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हमारी जुडिशरी जो है उसके अंदर भी एक रुझान आ गया है कि कोई बड़ा सलाफियाना अंदाज में या शायराना अंदाज को आज़ार ख्याल किया जाए जी। तो जो जब आप कोई कमीशन जो है कायम होता है, वो अपनी सिफारिशात पेश करता है, तो उसे शायरी से गुरेज करना चाहिए और जो हकायक हैं उन पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। गीदड़ क्या कह रहे थे, गीदड़ भपकियां क्या थी, क्या नहीं थी, ये सारी चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। और जो लोग मुनसिफ की मसनद पर बराजमान होते हैं वो गीदड़ भपकियों का न जिक्र करते हैं ना उनका नोटिस लेते हैं। ये कोई अच्छी मिसाल नहीं है उनकी तरफ से। दूसरी बात यह कि उन्होंने बाज शख्सियात पर उंगली उठाई है और कार्रवाई की सिफारिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या उन लोगों को तलब किया गया था, क्या उनके बयानात हुए हैं कमीशन के सामने जी, या उनको सुने बगैर एक राय दी गई है। तो अगर ये राय दी गई है तो फिर दायरे में कमीशन की राय जो है वो बाइंडिंग नहीं होती, ना कोई अदालत का फैसला है, इसकी पोजीशन जो रिकमेंडेटरी है। तो अब अगर वो लोगों के खिलाफ जब कोई इक़दाम होगा और फिर कार्रवाई होगी, फिर मामला अदालतों में जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि कौन किस हद तक जिम्मेदार है। लेकिन शबी साहब आज तो ऐसे लगता है जी, फवाद चौधरी साहब जो फेडरल मिनिस्टर है वो कहते हैं कि वफाकी काबीना ने इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का फैसला किया है। हाँ, तो ये देखेंगे ना, क्रिमिनल कार्रवाई तो ये होगी ना कि FIR दर्ज कराएंगे, ठीक, फिर उसके बाद तहकीकात होगी। अभी अब देखिए जो अहमर बलाल सूफी साहब हैं, उनका तो ये बयान आया कि वो तो वकील थे और वकील जो होता है वो अपने क्लाइंट की रिकमेंडेशन यानी जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर चलता है। उनका क्लाइंट कौन था, उसने उनको क्या कहा, वो वकील जो होता है वो कोई जासूस नहीं होता, ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा होता है। उसका तो एक मैंडेट होता है, उसके मुताबिक उसे चलना है। तो अगर हम वकीलों को भी मुल्ज़म बनाना शुरू कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है काफी मुश्किल पेश हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये अभी सारी तफसीलात सामने आएंगी और आगे मामला चलेगा, अभी ये बात खत्म नहीं हुई जी जी, वो असल में शुरू हुई जी। मेरे ख्याल में जेरी जेम्स जो उनका नुमाइंदा था ब्रॉडशीट, उनसे उनकी कोई कन्वर्सेशन हुई, $15 लाख जो है उनकी अदायगी जो है वो गलत हो गई, शायद ये इशू जो है इसको हाईलाइट किया गया है। 100 सफ़ात की रिपोर्ट है, आपने ठीक कहा कि इसके जो अहम नुकात तो सामने आए हैं। मैं लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स के आने के बाद कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए? क्योंकि इस पे जस्टिस शेख अजमत साहब ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक रुझान पाया जाता है, ये करप्शन से मुंह फेर लेना या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक नॉर्म है, एक कदर बन गई हमारे वैल्यू सिस्टम में इसकी गुंजाइश पैदा हो गई है। ये भी एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। शामी साहब, फिर मैं इरशाद साहब से भी इस पे कमेंट लूंगा। देखिए, हमारी कमजोरियां तो अपनी जगह हैं जी, और आप उनके जितना भी वाज चाहे कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया से कोई अलग मुल्क नहीं है। अगर आप इंडिया में देखें, अगर बांग्लादेश में देखें, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टें देखें, तो ये कहाँ खड़े हैं मुल्क, इनमें करप्शन का क्या हाल है। तो पाकिस्तान में हम जो बार इतनी तेजी से कवाली करते हैं करप्शन की, तो करप्शन वो कवाली करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो
जो मुल्ज़म हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक हमारे हाथ पहुंचना चाहिए। हमारे अदालती निज़ाम को भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए जी। एक मुकदमा जो है वो कई कई साल ले लेता है, सही कह रहे हैं। गवाहों की फरिश्तें खत्म नहीं होती और एक डे टू डे हियरिंग ही नहीं हो पाती। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें तवज्जो करनी पड़ेगी और ये बात दुरुस्त है कि अगर जो जो चीजें उन्होंने निशानदेही की है उन पर गौर खौस होना चाहिए और जहां जहां कानूनी कार्रवाई की जरूरत है वो जरूर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारी जो कानूनी कार्रवाई है उसको भी हमें कोई रिफॉर्म करना पड़ेगा, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से अदालतों में ताखीर होती है फैसलों में, एक अदालत के बाद फिर दूसरी अदालत, फिर दूसरी अदालत, फिर तीसरी अदालत और महीनों तक और सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात भी है। हाँ, ये आपका अहम नुक्ता है कि इस तरफ भी आना चाहिए। मैं मेरे साथ रहेंगे इरशाद आरिफ साहब, मुझे आप सुन पा रहे हैं सर? इरशाद आरिफ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे ख्याल में दोबारा इरशाद आरिफ साहब से हम कमेंट करेंगे। शामी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जुडिशल इस्लाहात जो है वो भी आनी चाहिए, जो मुकदमात बनते हैं उनके फैसले भी सामने होने चाहिए और सजाएं भी मिलें ताकि इसका डेटरेंट इफेक्ट आए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी इस रिपोर्ट में फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि 2011 से जो 2017 का पीरियड है वो भी इस कमीशन ने कहा कि वो एहतिसाब के हवाले से स्याह तरीन बाब है और स्विस अकाउंट्स, और वो आपको याद होगा मीडिया में आई थी कि वो कुछ ऐसे डब्बे थे जो कि गायब हो गए, उसका सुराग भी लगा लिया गया है और वो नैब के पास रिकॉर्ड मौजूद है साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब के हवाले से। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि नैब के इदारे में भी इस्लाहात और वो जो कमर जमान चौधरी साहब का दौर था उसको एक डार्केस्ट दौर, और उस वक्त जो भी प्रोसिक्यूटर जनरल्स और जो भी उसके नुमाइंदगान या ओहदेदारान थे, सर ये जो करप्शन है इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन किया जा सकता है कि जब हमें पुरानी फाइल्स खोली जाती हैं तो रिकॉर्ड ही गायब हो जाता है? तो मतलब कनाइवेंस भी बहुत होती है ब्यूरोक्रेटिक सतह पर भी। मैं उस पर भी जानना चाहूंगा, ब्यूरोक्रेसी को कैसे बेहतर पर रिफॉर्म किया जा सकता है? जुडिशियल इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाहात होनी चाहिए। इस्लाहात की जरूरत तो हर जगह है जी, लेकिन असल में जो इन्होंने नैब के बारे में जो रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं जी, उसको भी देखना पड़ेगा ना। अब अगर एक अदारा जो है वो अपने तरीके पे काम कर रहा है और उसके सरबराह जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से सोच रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से, तो आप उनको इस तरीके से तो कंडेम नहीं कर सकते उनको सुने बगैर। यानी आप अगर, मैं नहीं समझता कि नैब के चेयरमैन भी थे जिन पर रिमार्क्स दिए गए हैं उनको उनको कमीशन ने बुलाया था या उनसे कुछ सवालनामा उनको भेजा था और उनका जवाब मालूम किया था। देखिए ये तो ऐसी बात है ना कि आप एक हाई कोर्ट में एक फैसला होता है एक मुकदमे का, सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला जो है उसको कालअदम करार दे दिया जाता है। तो ये एक यानी जो आपका जो एरर ऑफ जजमेंट है उसकी गुंजाइश तो हर जगह होती है ना। तो आप अगर किसी शख्स के किसी फैसले को आप इसी तरीके से कंडेम करना शुरू कर दें तो जिस शख्स को एक प्रोटेक्शन भी हासिल हो कानून की, कि नैब का चेयरमैन जो है उसके खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उसी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं जिस तरह किसी जज के खिलाफ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या किसी जज के फैसले पर कोई कमीशन कायम कर सकते हैं हम? इफ्तिखार चौधरी साहब के फैसलों पर कि उन्होंने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, माली तौर पर कितना हमारा इसमें हमें खसारा उठाना पड़ा है, क्या हम उस पर कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल ये तो अजमत सईद साहब हैं, क्योंकि वे दबाव में काम कर रहे थे, उनकी अपनी हैसियत मुतनाज़ा थी और उन पर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो मुझे लगता है कि उस दबाव में वो जगह चौके छिक्के मार दिए उन्होंने। अच्छा, ज्यादा मैं इरशाद आरिफ साहब से पूछता हूँ। तवज्जो मबजूल रख जी, इरशाद आरिफ साहब, सर मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, आवाज आ रही है? जी इरशाद साहब, यही सवाल सर आपके सामने, ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? शामी साहब तो कह रहे लगता है थोड़े से ज्यादा चौके छक्के मारे गए हैं, आप क्या कहते हैं? आपकी भी जाहिर बात है जो अहम इसके नुकात नजर से जरूर गुजरे होंगे। इरशाद आरिफ साहब, मैंने भी उतने ही देखे जितने टीवी पर आ रहे हैं, अभी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी जी। लेकिन देखें, दो तीन चीजें हैं। पहले तो ये है कि माजी में होता ये रहा है कि जो भी फैसले सतह पर होते रहे हैं, खा वो हुकूमती सतह पर होते रहे या किसी इदारे की सतह पर होते रहे हैं, वो उनको कभी चैलेंज नहीं किया गया और ये नहीं देखा गया कि इसमें ये फैसले नियत से किए गए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो एरर ऑफ जजमेंट था,
क्या वो एक इंसानी सतह पे जो उमूमन होता है ये था, या उसमें कोई ज़ाती मफादात शामिल थे, कोई माली मफादात शामिल थे। और तीसरा अहम तरीन चीज़ था कि क्या इस पर रिव्यू हो सकता है, होना चाहिए या नहीं। ये पहली दफ़ा इस हुकूमत ने एक रिवायत डाली है, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इस हुकूमत के फैसले भी मुस्तकबिल में चैलेंज भी होंगे, और अगर कुछ कहीं ज़ाती मफाद और माली मफाद उठाया गया होगा तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये तो इसका अच्छा पहलू है। और दूसरा ये है कि पहली दफ़ा रिपोर्ट्स जो हैं कमीशन की, कमेटीज़ की, वो मंजर आम पर आ रही हैं, वरना आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट्स आती थी और फिर सर्दखाने की नज़र हो जाती थी। ये तो ठीक है, लेकिन ये सवाल बहरहाल अहम है कि माजी में जो फैसले हुए और जिनकी वजह से बाज़ औक़ात पाकिस्तान को माली नुकसान भी हुआ, वो क्या नेक नियति से हुए? क्योंकि बाज़ औक़ात आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उसमें कुछ दे दिला के जान छुड़ाना भी गनीमत समझा जा रहा होता है। अगर तो वो फैसले नेक नियति की बुनियाद पर थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान को खा वो नुकसान भी हुआ, लेकिन उसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि किसी दलदल में फंसे रहने की वजह से जो पाकिस्तान एक मुल्क के वकार को, इज्जत को नुकसान हो रहा होता है, उससे निजात मिल रही होती है। तो क्या ये उस नुक्ते नज़र से फैसले थे या वाकयातन बदनीयती पर मबनी फैसले थे? ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है ना शाह साहब, कतकली बात है, ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है ना बदनीयती पर ही मुश्तमिल थे ना, पाकिस्तान के खजाने को तो नुकसान ही पहुंचा एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, देखें, खजाने को तो नुकसान बाज़ औक़ात नेक नियत से किए गए फैसलों से भी पहुंच सकता है। एक आप फैसला करते हैं, बाद में समझते हैं कि उस फैसले की वजह से फैसला वो नेक नियति से है, लेकिन वो जो उस वक्त इज्तिमाई दानिश थी या फैसला साजों की जो दानिश थी, वो उन मुज़मरात का, नताइज वाक़िब का अहाता नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अगर हम इसको बरकरार रखते हैं तो ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, इसलिए वो ज्यादा नुकसान से बचने के लिए, मजीद नुकसान से बचने के लिए थोड़े नुकसान को बर्दाश्त कर लिया जाता है। ऐसा भी तो कई दफा होता है ना। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि अब स्टील मिल चलाई जा रही है, इस पे इतना खसारा बढ़ गया है, अब ये चलाने की कोशिश होती है, ये चलने के 1 साल बाद 2 साल बाद पता चलता है कि ये चलने के काबिल नहीं थी। उस वक्त तक जो नुकसान हो चुका होगा, शाह साहब वो आप ठीक कह रहे हैं, ऑन दैट पॉइंट तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर 15 लाख की डॉलर की अदायगी गलत हो जाए और उसमें तमाम ये जो नाम भी आ रहे हैं ये भी शामिल हो। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो पैसे बदनीयती से अदा किए गए, उसमें से कमीशन खाया गया, जो अदायगी करने वाले थे उन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया, तो उन लोगों को लाजमन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी सुना जाना चाहिए और कौम को ये भी पता चलना चाहिए कि जो मसलन इसमें जो उस वक्त नैब के सरबराह थे दोनों, उनका तो कोई किरदार सामने नहीं आ रहा। अब लेकिन फैसले पर अमल दरामद जो हुआ है वो उनके अहकामात से हुआ है जी। तो वो कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? इसका मतलब है कि आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। हाँ, ये आपका वज़ीर डाउट अगर दूसरे उठाना चाहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए अदालती कार्रवाई जब होगी इस पर और क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होंगे अदालती, तो फिर पता चलेगा। दूध का दूध, पानी अच्छा, इस पे मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक है, ये तो तब पता चलेगा जब कार्रवाई होगी। साथ में उनका ये भी कहना था कि करप्शन की हिमायत करने वाले हर जगह मौजूद हैं और ये रुझान पहले से चला आ रहा है, और या ये रुझान जो है वो मौजूद है, इखलाकी दिवालिया है, या ये रुझान कबायली दौर के? तो सर इस कमेंट पे आपका क्या कमेंट है इरशाद आरिफ साहब? नहीं, बिल्कुल ये उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। ये हमारे यहाँ पहले भी हमारे यहाँ करप्शन थी, 50 के अशरे में भी थी, 70 के अशरे में थी, लेकिन इसको जितना कबूलियत बख्शी गई है वो 1985 के इलेक्शन के बाद एक दौर आता है जब यहाँ बुराई नहीं रहती और माली करप्शन जो है वो एक मामूल रोजमर्रा का बन जाता है और उसके हक में दलाइल तराशे जाते हैं। ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि हमने ये देखा है अपने बचपन में भी, जवानी में भी, बल्कि कि अगर एक इलाके में कोई क्लर्क रहता था जिसके बारे में शोहरत होती थी कि ये करप्ट है, या कोई थानेदार होता था या पटवारी, तो वो शर्मिंदा फिरता था। जी बिल्कुल। महफिलों में बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस होती। उसके बाद ये हुआ कि ये इस पैमाने पर करप्शन हुई और इस तरह उसको कबूलियत मिली कि जो जितना बड़ा, वो जो कहते हैं जितना लुच्चा उतना ऊंचा, जो जितना बड़ा करप्ट था उसको वो इज्जतदार था। और हम लोग, हमारे जैसे लोग जो थे, उन्होंने बाकायदा दलाइल तराशने शुरू किए कि जमहूरियत में जनाब करप्शन होती है,
सिस्टम को चलाने के लिए करप्शन को बर्दाश्त करना चाहिए। ये जो दलाइल जब तराशे गए तो फिर अवामी सतह पर जो एक नफरत थी वो खत्म हो गई, साथ बुरे लोगों के साथ, वो भी ऐसा ऐसा कम होगी और हसासियत हमारे मुआशरे की जो थी वो बिल्कुल खत्म होकर रहेगी। ये एक बहुत ही बुरा हुआ है सोसाइटी के साथ। ये शामी साहब, इस पे आपका भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा सर। ये सोसाइटी में ये मुआशरती ज़ाहिर बात है, इसको सर कैसे बेहतर किया जा सकता है? कोई तो नुक्ता आगाज होगा ना। देखिए, दुनिया में अदारे काम करते हैं। मुझे याद है मैं जब यानी अब आया हूँ इस प्रोफेशन में जी, आज से 40-45 साल पहले की बात है। जी जी, मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी और एसपीआर को मुझे पता नहीं 1400-1500 की मोटरसाइकिल, उस मोटरसाइकिल का हिसाब देना पड़ा था कि कितने पैसे मेरी तनख्वाह थी और मैंने कैसे ये मोटरसाइकिल खरीदी जी। तो देखिए, जो टैक्स वसूल करने वाले अदारे हैं उनका ये काम है कि लोगों की इनकम जो है ना उनको वो हिसाब करें उनके साथ जी। और हमारे यहाँ बाय द पैसेज ऑफ टाइम अदारे कमजोर हुए हैं और हमारे यहाँ इतनी सियासत हुई है कि अदारे जो हैं वो मुंह छुपाते फिरते हैं। अब भी आप देखिए, अगर एसपीआर काम नहीं करेगा, अगर दूसरे जो अदारे हैं वो काम नहीं करेंगे तो आप ये करप्शन रोक नहीं सकेंगे। बुनियादी तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी है। अगर मेरी आमदन में इजाफा हो गया है या मेरा लाइफस्टाइल बदल गया है तो मेरे वसाइल कहाँ से आए हैं, ये मुझे जवाबदेह होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हम ये करते हैं, हमने सिर्फ करप्शन की एक कवाली कर रखी है। हम अपने मुखालफों को जिद करने के लिए ये करप्शन के अल्फाज इस्तेमाल करते। ये जो ब्रॉडशीट पे जो कुछ हुआ है ना, जिस तरीके से वहां पेमेंट्स हुई हैं और जिस तरीके से ये डील हुई है उस कंपनी के साथ, उसके पीछे भी करप्शन पकड़ने का जज्बा था कि अपने मुखालफिन की करप्शन पकड़ी जाए और वो करप्शन पकड़ने के शौक में करप्शन की जा रही थी। यानी कोई सोचे समझे बगैर इक़दाम किए जा रहे थे। तो ये जो, और ऊपर से हुक्म आया होगा उस वक्त एक दौर तो होता ना जो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद फिर सियासी हुकूमतें आ गई, तो हुक्म आया होगा कि आपने ऊपर से कि भाई आपने करप्शन पकड़नी है और जब करप्शन पकड़नी है तो बस फिर ठीक है, जो चाहे कर दे। तो ये जो सारे हमारे रवैये हैं हमें इन पर गौर करना होगा। ठीक, हम एक हंगामी बुनियादों पर काम करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। फॉलो अप नहीं, अदारों को वुसअत देनी होगी, उनको इक्विप करना होगा जी, उनको ट्रेन करना होगा। बिल्कुल आप ठीक है। हर शख्स की आमदन जो है उसको उसके अंदर आए रिकॉर्ड पर हो। बिल्कुल, मैं इस पे इरशाद साहब आपका भी लास्ट कमेंट ले लूं सर। ये अब ये चीनी का देख लें कि चीनी की 105 गालिबन मिले हैं, शायद पूरी तो नहीं चलती, लेकिन 89 शुगर मिल ओनर्स हैं और पूरे पाकिस्तान को जो है वो 110 और 100 रुपए फी किलो चीनी पे यरगमाल बनाया हुआ है। तो सर ये जो माफियाज हैं, ये जो आपने कहा कि एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी है, इन माफियाज की भी फिर एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस द पॉलिटिकल बॉर्डर लाइन, अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड अक्रॉस सोसाइटी। इरशाद साहब, ये शामी साहब जो फरमा रहे हैं ना, बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन है कि क्या हमारे इदारे जो हैं, एक हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती है हर मुआशरे में, उसके कोई इंतजामिया होती है, मुख्तलिफ इदारे होते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये तय करने के लिए कि किस चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए। वो अगर काम नहीं कर रहे तो फिर हर आदमी को खुली छुट्टी है। ये सिर्फ चीनी का इशू तो नहीं है ना, बाकी इश्यूज का भी यही हो रहा है कि एक परसों एक चीज जो मार्केट में 100 रुपए थी, स्ट्रॉबेरी, वो एक स्टोर पे 400 रुपए किलो बिक रही थी और कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब इदारे बिल्कुल मफलूज हो जाएं, हुकूमत और रियासत बिल्कुल खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाए, तो फिर उसके बाद हर आदमी को ये खुली छुट्टी मिल जाती है। लेकिन इरशाद साहब, ये इनफरादी किरदार क्यों खत्म हो गया लोगों का? थोड़ी हमारी बहस फिलोसॉफिकल हो गई, लेकिन मेरा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लोगों का अपना किरदार भी तो होना चाहिए ना। नहीं, हर चीज में तो रियासत बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन देखे ना, किरदार ये है कि ऊपर से होता है। ये ऊपर की जो हमारी क्लास है, वो हुक्मरान हूँ, फौजी हुक्मरान हूँ, सियासी हुक्मरान हूँ, हमारे ब्यूरोक्रेट हूँ, उनका जब रवैया ये हो गया कि उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया
तो उसके बाद जिस आदमी को बेनिफिट मिल रहा है वो तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ठीक। और फिर जब ये शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी कोई फैसला किया जाता है किसी चीज का ताकुब करने का, तो ना नतायज वाक़िब सोचे जाते हैं, ना हकीकत पसंदी सामने रखी जाती है कि जिस चीज का हम ताकुब कर रहे हैं वो एक साया है या कोई हकीकत भी है। जो नौसरबाज आता है वो जनाब पीछे लगा लेता है इदारों को, अफराद को, बासर अफराद को, और 4-6 महीने 8 महीने साल के बाद पता चलता है वो तो सारा फ्रॉड था और उस पर इतना पैसा ज़ाया हो गया है। तो ये एक हमारा कौमी रवैया बनता जा रहा है और यही ये महंगाई की वजह भी है कि हमारी सहाफत इस रवैये की, सर एंड में चलते हुए आप दोनों जो है उस्ताद का रुतबा आप लोग का, हमारी सहाफत इन रवैयों की तब्दीली में कोई कलीदी किरदार अदा कर पा रही है? हम तो लिख सकते हैं, लिखते हैं, अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, शामी साहब हर रोज हफ्ते में 4 दिन बैठे बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई सुनने वाला ही ना हो और सुन के उसको मानने वाला ही ना हो तो ये हम बस लगे रहे। क्यों शामी साहब, सहाफत भी अपना किरदार अदा कर रही है मुआशरे की बेहतरी में जो किरदार होना चाहिए, या सहाफत भी बस सेंसेशनलिज्म के पीछे लगी है? सहाफत भी उसी हमाम में है और उसी तरह नहा रही है, ये सही कहा। देखिए एक बात सुनिए, अभी आपने बात की थी शुगर की, आप मुझे एक बात बताएं सर। गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है हुकूमत, जी जी, उस कीमत पर गन्ने की फराहमी को यकीनी नहीं बनाती जी। यानी आपने गन्ने की कीमत मुकर्रर की, फिर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसकी कीमत पर गन्ना मिल वालों को मिले जी, वो नहीं मिलता। जब वो कीमत बढ़ती है मार्केट में तो वजीर हमारे खुश होते हैं कि ग्रोअर्स को पैसा मिल रहा है, उसके बाद जब शुगर बन जाती है उसकी कीमत मुकर्रर नहीं करती। हुकूमत जो है ये शुगर की कीमत क्यों नहीं मुकर्रर करती? ठीक कह रही है आप। गन्ने की कीमत मुकर्रर करती है, शुगर की भी करनी तो चाहिए, शुगर की कीमत भी मुकर्रर करे जी, चीनी की भी जब कीमत ही मुकर्रर नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि महंगी हो गई? सर वो पॉलिटिकल एलीट में शामिल है ना, शुगर वाले जो है सारे, आपने देखा। सवाल ये है फिर हुकूमत क्यों झक मार रही है? ये क्या कमीशन बन रहे हैं, क्या रिपोर्टें आ रही हैं? बुनियादी बात है, आपने चीनी की कीमत आज तक मुकर्रर नहीं की। ठीक, हंगामा यह है कि महंगी हो गई, और भाई किस बात की महंगी हो गई? कीमत तो मुकर्रर करें। ये आम नुक्ता जी, आपने आम नुक्ता उठाया, वक्त बिल्कुल आम नुक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपका, इरशाद आरिफ साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमसे गुफ्तगू की। हमारी गुफ्तगू थी, पुरमक्स गुफ्तगू थी। साथ में हमने आपको बताया कि ब्रॉडशीट रिपोर्ट भी सामने आ गई। ज़रूरत है इस पर अब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला किया है, क्रिमिनल केसेस बनेंगे, वो चलेंगे, उसको भी हम फॉलो करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कोविड-19 की तीसरी लहर के असरात जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे हैं। 5000 लोगों को पिछले 24 घंटों में इन्फेक्शन हुआ और 98 लोग जिंदगी की बाजी हार बैठे। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट आते हैं, हमारे साथ रहिए। मेरे रब हमें अपनी अजीम लश्कर में शामिल फरमा, हमें इस्तिकामत अता फरमा और हमारी ताकत को तक़वियत अता फरमा। अगर हमें इस सरजमीन से अर्तुरुल और आलियार को बेदखल करना है तो मिलकर कोशिश करना होगी हमें। उनके साए से ज्यादा उनके झूठ पड़े थे अर्तुरुल भाई। जब खैर इत्तेहाद कर ले तो शर भी इत्तेहाद कर ले। अब उसके जासूस मैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी सरपरस्ती में दी गई जानों की हिफाजत के लिए जाल बिछाने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उसको अंदाजा हो जाएगा कि न उसे किले के अंदर सुकून मिलेगा और न बाहर। ऐ अल्लाह, मैं अपना कबीला, अपना खानदान तेरी बुजुर्गी के सुपुर्द करता हूँ, इनकी हिफाजत फरमा।
वेलकम बैक व्यूअर्स। डॉक्टर अतौर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सरबराह हैं और कोविड-19 के फर्स्ट सेकंड वेव में हम इनसे वक्तन वक्तन गुफ्तगू करते रहे। बहुत शुक्रिया, हम स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा पाकिस्तान का जाना माना नाम है डॉक्टर अतौर रहमान साहब। सर, ये थर्ड फेज जो है बहुत लीथल दिखाई दे रही है और यूके वेरिएंट के बारे में हम सुन रहे हैं कि ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रही है, बड़ों में भी तेजी से फैल रही है और तेजी से फैलने के जो फिगर्स हैं वो खुद बता रहे हैं कि 5000 लोगों को पिछले 24 घंटों में ये मर्ज लाहक हुआ है और ये हम देख रहे हैं डेली 4000 5000 बहुत टॉप ज्यादा फिगर है। ये जब पहला पीक दूसरा पीक आया था उस वक्त ये इतना फिगर आ रहा था और 98 डेथ्स हुई हैं। सर, कुछ इस हवाले से बताइएगा। हुकूमत का ही कहना है कि अब हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज करना है, साइनोफार्म लग रही है। दूसरी जो आज विफाकी काबीना ने फैसला किया कि प्राइवेट से, वैसे तो कैंसिनो जो है वो चाइना से भी एक मुआहदा तय पाया है हुकूमत पाकिस्तान का और उनकी डोजेज आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अब इसको अलाउ किया और आज विफाकी काबीना ने इसकी कीमत भी तय की है कि एक डोज सिंगल जैब है, एक टीका लगेगा 4225 रुपए। स्पुतनिक 5 तो मामला अदालत पे है, इसलिए उस पर काबीना ने का भी फैसला सब जुडिस मैटर नहीं हो सकेगा। बताइएगा सर, वैक्सीनेशन ही अब इसके बचाव का तरीके और साथ में एसओपीज को फॉलो करना, और इस वेरिएंट के बारे में जरा थोड़ा सा जरूर बताइएगा। यूके वेरिएंट है क्यों इतना खतरनाक? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक सूरत अख्तियार कर गया है। आपने देखी होंगी तस्वीरें, ये गेंदनुमा होता है, उस पर छोटी छोटी घुंडियां लगी होती हैं। वो जो छोटे जो प्रोट्रूजन्स होती हैं वो फिर उनमें खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन कहलाती हैं, और ये जो है ये इंसानी खलियों के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जुड़कर और फिर खलियों के अंदर दाखिल होकर और फिर जिस्म में तेजी से फैलकर और कब्जा कर लेते हैं ये, और फिर डिस्ट्रॉय करते हैं नेचुरल सिस्टम्स। तो जो B117 जो बरतानिया का जो वेरिएंट पाया गया था बरतानिया में, वो जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से अब फैला है। पंजाब में तो ऐसा लगता है कि काफी इलाकों में डोमिनेट कर रहा है और अब सिंध में भी वो पाया जा रहा है, और उसमें 17 म्यूटेशन आ चुकी हैं, 17 जगह तब्दीलियां आ चुकी हैं उसके साख्त में, उसकी शक्ल में, उसके स्ट्रक्चर में, और जिसमें से 7 तब्दीलियां उन गुंडियों पर हैं जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा आसानी से इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है, और उसकी वजह से उसके असरात भी बहुत ज्यादा हैं, अमवात भी ज्यादा हो रही हैं, फैल तकरीबन 70-80% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और जिन जिन ममालिक में ये पाया गया है 5-6 हफ्ते के अंदर ये जो है ये डोमिनेंट बन गया है, मतलब जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको दबा दिया है इसने और ये उभर के आ गया है और ये मेजर वायरस बन गया है। ये 21 ममालिक में देखा गया है कि 5-6 हफ्ते में ये छा गया है, और यही सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फैल भी रहा है, अमवात भी ज्यादा हो रही है और बच्चों के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो रहा है, और कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ। वैक्सीन आते आते और लगते लगते कम से कम 8 से 12 महीने 18 महीने लगेंगे इससे पहले कि आपकी ज्यादातर पॉपुलेशन कवर हो जाए। सिर्फ एक रास्ता है, वो है बचाओ बचाओ बचाओ। इसमें एसओपीज को फॉलो करना है ताकि इसको मौका न मिले फैलने का, एक शख्स से दूसरे शख्स पे लगने का मौका न मिले तो खत्म हो जाता है ये। तो वो जब तक हम नहीं करेंगे जब तक ये फैलता रहेगा, खुदा ना खास्ता हालात और बिगड़ते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हालात और बिगड़ेंगे, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन और बचाओ और एक दूसरे से फासला रखना, लेकिन हुकूमत का तो ये ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर साहब तसलसल से ही बात कर रहे हैं कि हम मुतहम्मल ही नहीं हो सकते लॉकडाउन के, तो फिर कैसे बचाव मुमकिन है? स्मार्ट लॉकडाउन, इफेक्टिव लॉकडाउन, वो इसका हल है? और ये जो वैक्सीनेशन है साइनोफार्म और कैंसिनो, जरा बताइएगा, क्योंकि इसके 3rd ट्रायल्स हुए थे साइनोफार्म के कराची में, और आप लोगों की एक लैब भी बहुत इफेक्टिवली इसकी म्यूटेशंस पे भी काम कर रही है। ये वैक्सीनेशंस ये जो म्यूटेशन 17 हुई हैं इसके लिए इफेक्टिव है, और ये कैंसिनो की एक टीका लगेगा, ये उतना ही इफेक्टिव होगा जितने 2 टीकों से साइनोफार्म वाले हैं? जी बिल्कुल यही है सूरत हाल। इस वक्त जो है ये सिनोफार्म जो है इसके साथ तो हमने एग्रीमेंट कोई 8-10 महीने पहले किया था। कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जिससे मैं भी वाबस्ता हूँ, और ये जो है यहाँ पे हम रोजाना और हर हफ्ते की बुनियाद पे इस वायरस के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, म्यूटेशन है, वो देख रहे हैं, और उसमें बहुत ही खौफनाक तरीके से 120 तब्दीलियां हम देख चुके हैं, जिसमें से कुछ तब्दीलियां ये वाली भी हैं जो बरतानिया में पाई गई थी। और ये जो वैक्सीन जो इस्तेमाल हो रही है
सिनोफार्म की और कैंसिनो बायो, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है। अच्छा। ये ज्यादातर इसकी अशकाल को कवर करेंगी, शायद उतनी इफेक्टिव ना हो जितनी ओरिजिनल वायरस के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है काफी। और इसमें जो बचाव जो है वो 100% शदीद बीमारी से और अमवात से बचाव है। जिन लोगों को लग जाती है वैक्सीन, ये तो बचाव के लिए तो सही है, लेकिन अगर आपको कोरोना हो चुका है तो इलाज नहीं है वैक्सीन। इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है और ना कोई दवाई मुस्तकबिल करीब में आने की उम्मीद है, क्योंकि 5 से 10 साल लगते हैं कोई नई दवा इजाद होने में। इसी वजह से तलाश जारी है दुनिया भर में कि जो FDA ने मौजूदा अद्वियात अप्रूव कर रखी है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, उनमें से शायद कोई इसमें भी मुफीद पा जाए। लेकिन ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन, क्योंकि अगर आप 100% लॉकडाउन कर देते हैं, जो कि अगर हम अमीर मुल्क होते तो यकीनन करना चाहिए था, तो लेकिन हम नहीं हैं अमीर मुल्क। कोई कई करोड़ ऐसे अफराद हैं जो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमाते हैं। अगर हम फौरी तौर पे हर चीज बंद कर देंगे तो वहां फाके शुरू हो जाएंगे, लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। कोरोना से नहीं मरेंगे लेकिन भूख से मरेंगे। इस वजह से जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हुकूमत ने इख्तियार की है वो शुरू से बहुत निहायत कामयाब रही है। एक्चुअली तो कोई 6, 7, 8 हज़ार मकामात हैं पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की कैफियत में हैं और उनको रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटर किया जाता है। जहां ये वायरस ज्यादा दिखाई देता है उन इलाकों को सील ऑफ करके और वहां पे पाबंदी लगा दी जाती है, उनको लॉकडाउन कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आवाम को एक्चुअली आगे बढ़ना है, हुकूमत जबरदस्ती नहीं कर सकती। आप बाजार में जा रहे हैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, नहीं मास्क पहने हुए, कितने लोगों को पुलिस वाले पकड़ेंगे? आप नहीं कर सकते। ये लोगों को ये शऊर खुद ही आना चाहिए कि इससे वो न सिर्फ अपने में डालना है, तो सिर्फ मास्क पहने और दूर रहे हर एक से। और खासतौर पे जो रमजान का महीना आ रहा है, इसमें तरावी के लिए जो मामलात है उसमें भी बहुत ही एहतियात करनी है। कम से कम 8-10 फुट हर एक को एक दूसरे से दूर खड़ा होना है और मास्क पहनने हैं। और ये हमारे जो मौलाना हजरात हैं, जो इमाम है मस्जिद के, उनका फर्ज ये बनता है कि वो इंसानों की जानों से ना खेलें और ये सख्ती से इसकी SOPs के ऊपर अमल कराएं, वरना फिर बहुत शदीद खतरा ये और बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएगा, ये जो कैंसिनो बायो वैक्सीन है, ये एक, मैंने आपसे सवाल किया था, वो एक इंजेक्शन है, 1 जैब है, जबकि साइनोफार्म और दुनिया की डिफरेंट और भी वैक्सीन है, फाइजर मोडर्ना 2 जैब्स है, लेकिन शायद जॉनसन एंड जॉनसन भी 1 जैब है। इसमें क्या फर्क होता है सर? उतनी मौसर होती है? ये जी उतनी मौसर है। ये डिजाइन की बात है। वो जो वैक्सीन बनाई गई है जो मुख्तलिफ, उनमें 2 जैब लगाने होते हैं, 2 या 3 हफ्ते के गैप। जी थोड़ा सा स्टिकिंग आ रही है, फ्रीज हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 जैब्स मतलब 2 टीके, आम सादा अल्फाज में जो साइनोफार्म लगता है वो पहले जब इंजेक्शन लगता है तो 21 दिन बाद उसकी दूसरी डोज लगती है, लेकिन जो कैंसिनो अब जिसकी तफसील हो रही है पाकिस्तान में और काफी ज्यादा डोजेज में। जी अता साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी तो इसलिए मैं अर्ज ये कह रहा था कि जो सूरत हाल इस वक्त ये है कि बहुत सी दफा 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ रही है बहुत से लोगों को, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती तो फिर आपको फिर एक और डोज, तीसरी डोज या ये कैंसिनो बायो में शायद दूसरी डोज लगानी पड़े। तो ये हर एक के ऊपर एक जैसा असर नहीं होता, हर एक कोई जो है मुख्तलिफ तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये मसला ये है, इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आप कितना ही आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। वैक्सीन इस क्वांटिटी में आते आते 8 से 12 महीने लग जाएंगे और जब तक ये आके लोग प्रोटेक्ट नहीं हो जाते, वैक्सीन नहीं लग जाती, सिर्फ आपके पास बचाव की सूरत हाल है, इसके अलावा नहीं है कि कोई और। अच्छा डॉक्टर साहब ये मुझे बताएगा, ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉफिटियरिंग नहीं होनी चाहिए, मुनासिब दाम में प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करे और इस पे ड्रैप को सख्ती से नजर रखनी पड़ेगी कि इसमें प्रॉफिटियरिंग का एलिमेंट ना आ जाए। ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि इसमें खुदारा इसमें मुनाफाखोरी के जो पहलू है वो नहीं होना चाहिए। सर ये बताइएगा कैंसिनो बायो जो है ये मुअम्मर लोगों के लिए, मतलब कि मिडिल एज और यंग लोग के लिए ये नहीं है वैक्सीन? कोई भी वैक्सीन जो है यंग लोगों के लिए नहीं है। 16 या 18 साल से कम उम्र के लिए किसी वैक्सीन पे भी इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। इस वजह से बच्चों के लिए तो वैक्सीन अभी तक ये अवेलेबल है ही नहीं। वो डेवलप हो जाएगी यकीनन, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करने होंगे दुनिया में और कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। लेकिन ये जो जितनी वैक्सीन हैं
ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के लिए हैं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स हैं बड़ी उम्र के लोगों के ऊपर ही आए हैं। इस वजह से आपको बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए बचाव की कोई सूरत नहीं है सिवाय SOPs को फॉलो करने के। इस वजह से अब, और क्योंकि ये बच्चों पर भी ये हमलावर हो रही है, इस वजह से ये बहुत अहम है कि आप बच्चों की खास हिफाजत करें और बच्चों के जरिए फिर बुजुर्गों की भी हिफाजत करें, क्योंकि बच्चों को लग जाता है वो आके गले मिलते हैं और उनसे बुजुर्गों लोग लग जाता है तो उनकी भी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती है। सबसे ज्यादा ससेप्टेबल जो है वो 60 या 70 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, वो जो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है इस बीमारी। एक और सवाल, अहम सवाल है, ये खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान के ऊपर, दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे। सर एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, इसकी एक वो पैटर्न भी होता है, उसको वर्ड यूज करते हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली, प्लेटू। तो इसका सर कब आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है? स्पाइक है इस वक्त बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, प्लेटू कब तक आ सकता है, और इस हवाले से क्या रिसर्च है या क्या जो है ये बढ़ता जाता है, और आपने अमेरिका में देखा कि कई महीने तक बढ़ता रहा, फिर जाके प्लेटो होना शुरू हुआ। जब एहतियात, ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम सब कब एहतियात करते हैं, और क्योंकि ये जिस अंदाज से फैल रहा है तो प्लेटो जो है वो 2 हफ्ते में भी आ सकता है, 6 हफ्ते में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं और इस वायरस को बढ़ने से किस हद तक रोकते हैं। तो अभी तो सूरत हाल हमारी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अमेरिका और यूरोप के बहुत से ममालिक को देखें, लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त फैल रहा है इस वजह से ये हमें बहुत ही एहतियात करने की है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि प्लेटो कब आएगा, ये डिपेंड करता है उन प्रोटोकॉल पे, उन SOPs पे, आप पर मेरे ऊपर कि किस हद तक हम इनको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता रहमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हमें दिया। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम के इस हफ्ते का स्पेल इख्तिताम हम इसी नोट पे करेंगे जो डॉक्टर अता रहमान साहब कहते हैं कि ये हम पर, मुझ पे, आप पर मुनहसर है कि इसका प्लेटो से मुराद ये है कि जब ये ऊपर जाके एक जगह पे रुक जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है। रमज़ान शरीफ का महीना भी करीब है, दुआ भी हमें करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें हिफाजती तदबीर को भी इख्तियार करना चाहिए ताकि जो कोविड की 3rd वेव है ये नीचे की तरफ जाए जैसे पहली और दूसरी वेव गई थी। अल्लाह ताला से हम इसके लिए दुआ गो हैं। साथ में अच्छी खबर यह है कि काबीना ने कम से कम प्राइवेट सेक्टर में जो कैंसिनो बाय है उसका रेट मुकर्रर कर लिया। हम उम्मीद करेंगे कि मामला जो हाई कोर्ट में स्पुतनिक 5 से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इस लाइन से हट के लगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब 50 साल और उससे ऊपर के लोगों की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च को शुरू हो चुकी है, वो लगवाना चाहें वो लगवाएं, जिन्होंने कहीं जाना है या वेट नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। यही हमारा आज का टेक अवे है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।